नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ये चुनाव काफी रोचक रहा, जहां सत्ता दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी कांग्रेस को 2405 वोटों से हराकर बागेश्वर सीट को अपने पाले में रखने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पार्वती दास 33,247 वोटों से जीत हासिल कर विधायक बनी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले। हालांकि पिछली बार से मुकाबला इस बार जो वोटिंग डिफरेंस रहा है वो कम रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने लगातार प्रचार प्रसार किया और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में बागेश्वर में डेरा डाला हुआ था। आज घोषित परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में ही है। इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वे मातृशक्ति के प्रतीक है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए बागेश्वर को आगे बढ़ाने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने की आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चहुमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे और इनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। चंदन रामदास जी द्वारा किए गए कार्य, माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जो वहाँ घोषणाएं की गई, जो धरातल पर जो काम किए गए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बागेश्वर जनता का विश्वास है और मैं वहाँ की संपूर्ण जनता को बधाई देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रात दिन मेहनत के बाद एक अच्छे मार्जिन से हमने इस सीट को जीता है। और मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दल बल के आधार पर और इस सीट को जीतने का जो कुछ चेष्टा उनके द्वारा की गई, जनता ने उसको नकार दिया। विकास को ही बागेश्वर जनता ने वोट किया। तो आज जीत का सेहरा सज चुका है। पार्वती दास को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सत्य साबित हुए हैं, क्योंकि इस बार जनता ने बीजेपी को अपना समर्थन एक बार फिर दे दिया है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल थपलियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सचिन गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी जीत आप कहेंगे, क्योंकि हम कह रहे थे सिंपैथी वोट, और कहीं ना कहीं वो सिंपैथी काम आई है आज। देखिए, जहाँ तक आम जनता का जुड़ाव रहता है, निश्चित रूप से जो है सिंपैथी के रूप में जो है भावनाएं जुड़ी होती है क्षेत्रीय जनता की, और निश्चित रूप से जो है वो पार्वती देवी जी के साथ थी, क्योंकि चंदन रामदास जी एक लंबे समय से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और लोगों के साथ जुड़ाव था। अभी जब 2 दिन पहले हम डिबेट पे बैठे तब भी मेरा वक्तव्य यही था कि लोगों के लिए इतना काम चंदन रामदास जी ने किया था कि एक बार नहीं 4-4 बार वो वहाँ से विधायक बन के गए और लगातार जो है एक अच्छे मतों से, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से वो जीत दर्ज कराते रहे।
और अब की बार भी जो पार्वती देवी जी को जो टिकट दिया गया था वो आम कार्यकर्ताओं को और वहाँ के आम जनमानस की जनभावनाओं को देखते हुए टिकट दिया गया था। जी। और निश्चित रूप से मैं आपके HNN चैनल के माध्यम से जो है बागेश्वर की जनता का जो है कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि उन्हें सही चयन किया और जो एक सच्ची श्रद्धांजलि अपने नेता को चंदन रामदास जी को देनी चाहिए, वो वहाँ के क्षेत्र की जनता ने जो है उन पार्वती देवी जी को विजय बना के दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, जो विकास का जो रथ है, जो विकास की जो पहिया जो उनका दौड़ है, उसको भी जो है उन्होंने एक तरीके से अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देते हुए जो है यहाँ पर पार्वती जी को जिताने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जनता ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय बहुत सोच समझ के दिया है। बहुत विपक्ष द्वारा बलगाने का, बहलाने का, फुसलाने का, तरह तरह के प्रलोभन देने का कार्य जो है कांग्रेस और चाहे अन्य दलों उन्होंने किया, लेकिन जनता उत्तराखंड की बहुत समझदार हो चुकी है। जनता ने जो है अपना जनादेश देके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया और निश्चित रूप से वो जो है अब वर्तमान दिखा दिया है कि आने वाला भविष्य 2024 का उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और अन्य दलों का क्या होगा। तो इसलिए जो है मैं पुनः जो है जनता का जो है कोटि कोटि आभार पुनः प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। मोहन काला जी, आज के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या मानते हैं? जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे थे, आपने कहा बसंत फिर से एक बार लौटेगा बागेश्वर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं बागनाथ बाबा का और बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता ने और बाबा बागनाथ ने जो है बसंत कुमार जी पर भी विश्वास जताया और कांग्रेस पर भी विश्वास जताकर आज कांग्रेस को जो सम्मानजनक स्थिति में ले जाने का काम बागेश्वर की जनता ने किया, मैं उसके लिए बागेश्वर की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस थी जो जनहित के मुद्दों को लेकर, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने का काम कर रही थी, और एक तरफ सरकार थी, पूरी सरकार थी, पूरा सरकारी तंत्र था, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और मैं कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं सरकारी उस मशीनरी को भी जो है बधाई देना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं अपने उस मंसूबों में जो है कामयाब हुए हैं। जो वहाँ के सरकारी तंत्र, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकतंत्र को जिस तरीके से तार तार करने का काम बागेश्वर में सरकारी तंत्र कर रहा था, आज सरकारी तंत्र को भी मैं बधाई देना आपके माध्यम से चाहता हूँ। पर मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर पिछले 20 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से और अगर आज का आप 2023 का, यानी कि एक साल बाद 2022 के बाद जो चुनाव हुआ, अगर उस हार और जीत का अंतर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस हार कर भी जीत गई है और भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हार गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी, ये जो आप जश्न का माहौल देख रहे हैं, ये जश्न का माहौल दिखावे का माहौल है। क्योंकि चिंता की लकीरें तो माथे पे इसलिए भी पड़ी होंगी कि कहां 14,000 जीत का मार्जिन, कहां 12,000 जीत का मार्जिन और आज कहां 2400 पर आकर आप टिक गए हैं। वहां की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, बागेश्वर की जनता का, कि जिस बागेश्वर की जनता ने हमें 26 से 46% पर लाकर बैठाने का काम किया। मैं बागेश्वर की उस जनता का दिल से सम्मान करता हूं। कांग्रेस धन्यवाद करना चाहती है। मैं आपसे बागेश्वर का एक क्षेत्र है गरुड़, हमारे राजनीतिक विश्लेषण जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अगर अपनी बात पर बताना जब रखेंगे तो शायद रखना बताएंगे आपको। वो क्षेत्र जहां 2022 में कांग्रेस 9 से 10,000 वोटों से हारी थी, आज वहां पर हम 2,000 पे आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चिंता की लकीरें वहां की जनता ने ये बता दिया। और आप मेरे जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ विकास के एजेंडे पर बात कर रहे थे, अगर विकास के एजेंडे पर अगर उन्होंने चुनाव लड़ा होता या आज जनता ने मतदान विकास के एजेंडे पर दिया होता या आपको ये जीत दी होती, तो कांग्रेस का खाता भी वहां नहीं खुलना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। पर वहां की जनता ने हमें 10 से 11,000 जो मार्जिन था हमारा पिछली बार का, उस पर लौटाने का काम किया। वो एक बड़ा मार्जिन कांग्रेस को देने का काम किया। 46% वोट प्रतिशत कांग्रेस को देने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि सरकारी तंत्र की जीत हुई है। जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने वहां पर जो साम दाम दंड भेद जो अपनाने चाहिए थे वो सारे अपनाए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, और ये जीत
उनको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी मुबारक हो और सरकारी तंत्र को भी, पर मैं वहाँ की जनता का और बाबा बागनाथ बाबा का जो है धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। लेकिन पहली बार बहुत खुशी हुई ये देखकर कि हारने के बावजूद भी कांग्रेस पहली बार जो है कोई ठीकरा नहीं फोड़ रही है किसी पे, बकायदा आप लोग धन्यवाद करते हुए प्रशासन का भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगा है कि इस बार जो है प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा था बागेश्वर में। फिलहाल अनिल थपलियाल जी, मैं अपनी बात, आपकी मुस्तैदी पे जो आपने कही, मुस्तैदी से मैं धन्यवाद इसलिए करना चाह रहा था और धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने अपना काम निभाने का काम किया कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उस पर रोक लगा दी। वहाँ बेरोजगार संघ के लोग जो हैं अपनी बात नहीं रख सकते थे, बागनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर सकते थे, वहाँ कांग्रेस के लोग प्रचार नहीं कर सकते थे, वहाँ कांग्रेस के लोग जो है प्रचार करने के लिए दूसरे जिलों से जा नहीं सकते थे। मैं इसलिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ उनका आपके चैनल के माध्यम से। यानी कि सारे विषम परिस्थितियां आपके लिए बनाई गई, उसके बाद भी मार्जिन कम हुआ। अनिल थपलियाल जी, आप क्या कहेंगे? यूकेडी तो बहुत कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी कि इस बार क्षेत्रीय मुद्दों की विजय होगी, लेकिन आप लोग तो कहीं स्टैंड नहीं कर पाए सर। 800 के वोट परसेंटेज आपका, मतलब 800 वोट आप लोगों को मिले हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और जो बैठे हुए प्रवक्ता जी हैं, और उसके साथ साथ जो बड़े दल के रूप में विपक्ष में है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता श्री काला जी को भी और उनके दल को भी, कि उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत लेकर के जीत के करीब रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इससे साफ संकेत पता चलता रहा यूकेडी का। यूकेडी इस मूड में नहीं थी कि हम वहाँ पे चुनाव लड़ाएं या चुनाव लड़ें, क्योंकि किसी भी दल को चलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। दल संख्या, बल संख्या, धन संख्या। लेकिन हमने प्रयास बहुत किए, हम एजेंडों पर लड़े। मैं धन्य करता हूं नाटो के उन सूरवीरों को जिन्होंने इन दोनों बड़े दलों को ये इतना मत, यानी 1130 समथिंग हमारे नाटो के अंतर्गत रही हैं। तो 1200 वो ये लोग थे जो न मछली वाले थे, न पैसा वाले थे, ना कोई बाहर से मतदान देने आया था। हमने वहां पे जो अपना प्रत्याशी उतारा था वो इसलिए उतारा था कि उत्तराखंड की जनता कितने सीरियस है उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर के, और हमारे जो अपना पुराना क्षेत्रीय श्रेष्ठ दल है उसके साथ कितने लोग इस लड़ाई में सम्मिलित हैं। बहुत अच्छा बात है, जनता, बहुत अच्छी बात है कि जनता निर्णायक है और जनता ने अपना निर्णय दिया है। जहां तक रहा बात की इनकी विजय की, तो विजय पे मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रकार से तंत्र मंत्र यंत्र कहते हैं पहाड़ की भाषा में, उसका सारा प्रयोग किया गया है। यहां तक कि विपक्षी दल बड़ा हो, छोटा हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उनके प्रचार प्रसार पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपना बल दिखाया है, धन बल दिखाया है। जो भी इनके सरकारी तंत्र रहे उनके विपक्ष में उतारे कि इनको प्रचार प्रसार रोका जाए। इवन यहां तक कि कई दलों की शिकायतें भी रही हैं कि भाई वहां तक मीडिया के कर्मचारियों को भी रोका गया है प्रचार प्रसार करने से। अब मैं जो मेन मुद्दा है उस पे ये है कि यूकेडी का जो रिवर्स होने का कारण ये रहा है कि हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसी चीजें भी रही हैं जो कि एक हम अपने आप को एक विकल्प के रूप में उनको रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो नहीं हो पाई हैं और हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे वहां पे चुनाव को लेकर के। और आगे आगामी जो हमारे अब 2000 ये जो इतने भी पड़े हमें, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों श्रेष्ठ दलों के बीच में अगर हम वहां पर स्टैंड रहे, नाटो की मैं बात करूं, उन सूरवीरों को पुनः मैं धन्यवाद करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने कि कम से कम इतना जता दिया। ये वो लोग थे जिन पे लाठी भंजे हैं 1100-1200 लोग, ये वो लोग थे जिन लोगों को जेल भेजा गया, ये वो लोग थे जो आंदोलनकारी थे, ये वो लोग थे जिन लोगों ने यूकेडी के साथ पूर्ण रूप से विकास को लेकर के लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर, मूल सुविधाओं को लेकर के। नाटो पे भी आएंगे क्योंकि उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस इलेक्शन में उसका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट देखा गया। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? इस बार का चुनाव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके का, उसी तरीके का रहा है या कुछ चेंजेस पिछले बार से इस बार में देखने को मिले हैं? नहीं दिव्य दर्शन जी, अगर हम बात करते हैं उपचुनाव की, तो सबसे जो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं आपको कुछ अलग से और अजीब सी देखने को मिली। अगर आप ये देखें कि जो अगर इसको हम कंपैरिजन करें जो
पिछले वाले चुनाव से 2022 और 2017 की बात हम करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है अलग तरह के जो है डाटा जो है आ रहे हैं। आप ये देखिए कि 2022 में चंदन रामदास जी को करीबन 32,200 कुछ वोट मिले थे। बिल्कुल। इस बार उनको करीबन 33,000, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको 33,000 और 200 कुछ वोट मिले हैं। अगर आप ये देखिए कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जो मार्जिन है, जो मतलब जीतने का जो मार्जिन है वो बहुत कम हुआ है। तो इससे आप क्या आंकलन कर सकते हैं? इससे आप ये आंकलन ये कर सकते हैं कि क्योंकि वहां पे और जो सारी जो पार्टीज थी वो बिना किसी मतलब एजेंडे के किसी तरीके से खड़ी थी, उनको लोग नकार रहे थे। और वो जो है जो मुख्य जो लड़ाई थी वो कांग्रेस बनाम बीजेपी थी जी। वो आप समझ लीजिए वो एज अ कैंडिडेट नहीं लड़ाई थी, वो जो है लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस जो है आप कांग्रेस की थी। अब जब हम उस पर बात आते हैं तो नेचुरली जो बसंत कुमार जी ने, अगर आप 2022 में जब वो आपसे लड़े थे तो उनको कितने वोट मिले थे? तब उनको करीबन आई थिंक 10,000 के आसपास उनको वोट मिले। 15,748 वोट उनको 16,109 वोट। हाँ, तो इतने वोट मिले थे। और इस बार अगर और कांग्रेस को कितने मिले थे? तो अगर आप दोनों का मिला जुला के देखें लेंगे तो करीबन उसके नजदीक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वसंत कुमार को वोट नहीं पड़ा, वोट जो पड़ा है वो कांग्रेस को पड़ा है। और लोग ऐसा जो है अपोजिशन में जो है उसको कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात जो है वहां पे जो मतलब पार्वती दास जी को जो वोट एडिशनल मिला है या उनको वोट परसेंटेज बढ़ा है वो उनके सेंटिमेंटल वोट से थोड़ा सा जो उनके ऊपर था उसका जो एक प्लस फैक्टर मिला है। ये सारी चीजें हुई हैं, इस जो मेरा एनालिसिस है जी। अब जहां तक आप नोटा की बात करते हैं कि नोटा में करीबन 1266 वोट जो है नोटा में आए, तो नोटा में जनरली क्या कहते हैं, दो तरह के वोट्स होते हैं। एक तो वो लोग वोट होते हैं कि जो जानबूझकर वोट देते हैं, नोटा करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो उस मामले में बहुत ज्यादा जो है अनभिज्ञ हैं और वो दबा देते हैं, उनको कहीं दबाना नहीं चल रहा है। अगर आप ये देखें कि 2022 में नोटा, 2022 में भी करीबन 700-800 वोट नोटा के थे, समझिए आप। तो अगर नोटा वोट परसेंटेज नोटा वोट बढ़े हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वोट करा है। बिल्कुल। और वो ना तो बीजेपी को चाहते ना कांग्रेस को चाहते। सो आप इसको पूरी तरह अगर आप एनालाइज करें तो ये एक धामी सरकार, देखो मेरा जो एनालिसिस है, जो लास्ट 2 दिन रहे हैं, 2-3 दिन पहले जिस तरह से मतलब जो वहां का माहौल था उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त में थी, ठीक है, लेकिन आखिरी 2 दिनों में सारा कुछ पलट गया। और जो धामी जी ने जो लास्ट में जो जोर लगाया, जिस तरह से अंदर खाने बात हुई, उसका परिणाम है कि जो है ये बीजेपी ने वहां पे छोटे मार्जिन से जीत दिलाई। ये मेरा आंकलन है, मैं पर्सनल किसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। पहली चीज, अब इसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। हम लोग बात करेंगे इस बारे में आगे कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर वेरियस सेगमेंट्स अगर देखने को मिले, जो बात की गई, जो आपका हार जीत का मार्जिन है वो बहुत कम हो गया। कहाँ 12,000 वोटों से आप पहले 2022 में जीते थे, अब वो मार्जिन सिर्फ 2,000 का रह गया, 2,400 का रह गया है। पहली तो एक वो चीज़ है। दूसरी बात, नोटा का बहुत बड़ा जो अपना रोल प्ले करना, कि लोगों ने नोटा को भी इस बार तवज्जो दी है, क्योंकि नोटा, हम इतनी उम्मीद नहीं रखते लोगों से कि नोटा की इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इस बार लोग अवेयर थे नोटा दबाने के लिए। तो क्या मानते हैं, क्या बदलाव हुए परिस्थितियों में इस बार? देखिए, बदलाव कुछ नहीं हुए। मैं एक तो हमारे जो राजनीति विशेषज्ञ हैं उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस को लोग वोट करना चाहते थे। बैसाखी पे चलने को या बैसाखी पे खड़े होने को अगर आप दौड़ समझते हो तो ये आपको मुबारक हो। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता केवल इसी में है कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन वो किस बैसाखी के दम पे बढ़ा है ये आप भी भली भांति भीतर से जानते हो। अगर 2022 की हम बार बार बात करें तो 2022 में चंदन रामदास जी को 30,945 वोट मिले थे, कांग्रेस को 19,094 वोट मिले थे, और बसंत कुमार, जो कि आप अगर मैं कहूं तो आपका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल बसंत कुमार को जो है 15,768 वोट पड़े। ठीक हो गया। आज जो है बसंत कुमार और कांग्रेस एक होकर, क्योंकि बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से लड़े थे, उनको जो है कांग्रेस ने टिकट दिया, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिनको 19,000 वोट मिला था वो इधर डाइवर्ट होकर आ गए।
अब जब चुनाव हुआ तो जब चुनाव लड़ा तो इस हिसाब से तो जो है बसंत कुमार को जो पिछली बार वोट मिले और अब की बार जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो मिला के करीब 35,000 करीब वोट बैठता है, तो 35,000 तक तो पहुंच नहीं पाए वहां पर। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको पिछली बार 30,945 वोट मिले चंदन रामदास जी को, और पार्वती देवी जी को 33,247 वोट मिले। हम अब की बार भी पिछली बार के जो वोटिंग परसेंटेज है 2300 वोट से अप हो गया है, यानी कि अगर पिछली बार हमारा मार्जिन 12,000 का जीत का था तो अब की बार हमारा मार्जिन जो है उसमें और अगर हम 2,000 वोट मिला ले तो हम 14,000 प्लस के अंदर आगे मार्जिन के अंदर। लेकिन अगर आप कांग्रेस को बार बार ये लग रहा है कि हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है तो माफ कीजिएगा, अगर आपकी वोटिंग परसेंटेज 2022 में बढ़ी होती तब हम मानते। अब की बार तो आपके प्रत्याशी जो है वो आपके पास आए और निर्दलीय रूप में जो है कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिला, वो वोटिंग परसेंटेज आपकी बढ़ी है। दूसरा जो है बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि नोटा दबा है, नोटा तो जो है आज एक ट्रेंड हो गया है नोटा में, जहां भी या तो जो है हो सकता है कि निश्चित रूप से कहते हैं कि प्रत्याशी के रूप में जो है किसी का चयन उन्होंने नहीं किया इसलिए उन्होंने नोटा दबा दिया, और ये पिछली बार भी 700-800 के आसपास की जो है ये संख्या रही है। तो निश्चित रूप से नोटा का एक ट्रेंड भी है, तो लोग जो है नोटा को दबाते हैं। लेकिन नोटा का माइनस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी तब मानती जब भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार का मतदान है वो गिरता, वो भारतीय जनता पार्टी का मतदान नहीं गिरा। भारतीय जनता पार्टी तो अब की बार भी जो है 2300 वोटों से लेकिन आप सचिन जी सवाल ये है कि अगर 2022 में चंदन रामदास जी को जो है 32,000 वोट मिलते हैं और इस बार 33,247 वोट अगर 30,945 वोट, जो डेटा हम लोगों को मिला है वो 32,000 करीब का है। नहीं, गलत डाटा आपके पास, 31,000 ये निर्वाचन आयोग की उस पे से है ये। 33,000 अगर इस बार मिला है तो फिर भी जो 4 साल जो इतने साल उन्होंने 20 साल उन्होंने काम किया है उसके बाद उन्हें इतने वोट मिले हैं, और इस बार पार्वती दास जो कि न्यू कैंडिडेट हैं आपके लिए उनको इतना सारा वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है जो सेंटिमेंटल वोट हम कह रहे थे वो ज्यादा पड़े हैं आपको काम से ज्यादा? देखिए दिव्यदर्शनी जी, अगर हम सेंटिमेंटल वोट की बात करते हैं तो बसंत कुमार जी ने भी वहां पे बहुत सेंटिमेंटली जो है लोगों को इमोशनली जो है अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने भी ये कहा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने भी वहां जाके लोगों के बीच में कहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा ये आखिरी चुनाव है, आप मुझको जिताइए, चंदन रामदास जी तो चले गए हैं, मैं तो जीवित हूं, मुझे आप जिताइए, ये क्या करेंगे, इस तरीके का उन्होंने बहुत भ्रम और लोगों को जो है इस तरीके के जो है सेंटिमेंटली जो है आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन जनता जनार्दन, जनता ने, मैं तो जनता का आभार प्रकट करूंगा कि चाहे जनता ने मार्जिन जो है कांग्रेस के और अन्य दलों के मुताबिक उनको लग रहा हो कि शायद कम हो गया, लेकिन हमारे को और 2300 वोट बढ़ाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताने का काम वहां के क्षेत्र की जनता ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे जो है उत्तराखंड की जनता और चाहे जो है बागेश्वर की जनता वो भली भांति जानती है और वो देख रही है कि किस तरीके से जो है एक अन्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस गठबंधन किस तरीके से सनातनी को और जो है किस तरीके से जो है हिंदुओं को मिटाने की बातें करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है अगर ये वर्जन इनका जो है खुलासा जो है 2-3 तारीख में हो जाता तो निश्चित रूप से जो है ये गैप और ज्यादा जो है जीत का बढ़ता। लेकिन फिर भी जो है जनता ने जो है इस वर्जन पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी और निश्चित रूप से जो है उसका जो है आशीर्वाद के रूप में जो है पार्वती देवी जी को मिला है। तो इसलिए जनता जानती है और अगर कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि उनकी परसेंटेज बढ़ गई है तो वो बैसाखी के रूप में बढ़ी है और उसका लाभ अगर उनको लग रहा है कि मिल रहा है तो निश्चित तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्ली आंखें बंद करके जो है अपनी खुशी मना रही है तो ये वो उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए भी आश्वस्त है और निश्चित रूप से 2024 में भी जो है मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जो है जनता आशीर्वाद स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी। मैं आश्वस्त हूं। ठीक है मोहन काला जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए क्योंकि सपा इस चुनाव में थी, यूकेडी इस चुनाव में थी, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए उसका अगर नजारा यहाँ पर दिखता तो शायद आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाता क्योंकि आपके बहुत सारे वोट्स कटे हैं सपा और यूकेडी की वजह से। तो क्या आपको नहीं लगता इस चुनाव में, क्योंकि ये उपचुनाव था तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा मिलके काम कर लेना चाहिए था, आप लोगों को अपने पाले में ले लेना चाहिए था दोनों पार्टियों को, तो सबका फायदा हो जाता? देखिए मेरे सहयोगी साथी को लग रहा है कि मोदी जी और जो है आपका धामी जी के विकास को लेकर जो है वहाँ की जनता ने बड़ा अच्छा इनको जनादेश दिया है। तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मेरे दोस्त आप इसी में खुश रहिए क्योंकि आप दिल बहलाने के लिए तो जीते हैं, हमें तो आप दिल बहलाने के लिए आप दिल बहलाने के लिए कुछ दिल बहलाना देखिए सचिन भाई फिर मैं बीच में बोलूंगा, फिर आप रोना धोना शुरू कर देंगे कि मोहन भाई बीच में बोलते हो, बोलने नहीं देते हो। अपनी बात पूरी करें।
ठीक है ना। तो ये मन बहलाने के लिए काफी है, आप मन बहला लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके से जनता ने वहां नकारने का, और इसीलिए मेरे साथी सहयोगी से नोटा पर जो है जवाब बना नहीं, क्योंकि वहां की जनता ने 1257 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार को नकारने का काम ठीक उसी तरीके से किया जैसे खटीमा के लोगों ने पुष्कर सिंह धामी को नकारने का काम किया था। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जनादेश हमें उत्तराखंड की जनता ने दिया था। आज आप यहाँ बातें कर रहे हैं बैठकर, और आज एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बागेश्वर की जनता ने ये जनादेश दिया है, ये संदेश दिया है कि धामी जी आप जितना मर्जी धाकड़ धाकड़ बहलाने का अपनी बातें कर लीजिए, पर जनता आपको अच्छी तरीके से समझ गई है। अब आपने जो बात करी वहां पर परसेंटेज की, मेरे साथी को शायद ये नहीं पता होगा कि पिछली बार से इस बार 6% वहां वोटिंग कम हुई बागेश्वर में। अगर वो 6% वोटिंग बढ़ जाती मेरे साथी, हमारे पक्ष में भी होती वो मेरे साथी, तो शायद हो सकता था कांग्रेस आज आप हार जाओगे और कांग्रेस 35 पार कर चुकी होती। और बीजेपी ने जो बात कही, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां विकास के झंडे गाड़े तो वो 6% वोटिंग कम क्यों हुई मेरे साथी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पर मैं आपने जो मेरे से सवाल किया मैं उस पर आना चाहता हूं। कहीं ना कहीं आपने जो यहाँ पर जो हमारे चाहे यूकेडी के दल के रूप में रहे हो, चाहे सपा के रूप में रहे हो, हाँ कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। अगर बैठकर अगर सभी दलों के लोगों ने बात की होती तो मुझे लगता है कि शायद ये रिजल्ट आज जो है अच्छा होता, क्योंकि जिस तरीके से मैं सपा का देख रहा हूँ कि 637 वोटों के साथ सपा है, 857 वोटों के साथ जो है वो यूकेडी है, या मैं यूपीपीए की बात करूं तो 267 वोट के साथ वो है। तो हो सकता था कि शायद ये रिजल्ट जो है अच्छा रहता कांग्रेस के पक्ष में। पर सभी दल, क्योंकि यूकेडी के हमारे जो सम्मानित साथी हैं वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता था कि हम लड़ने के उस बीच के मूड में नहीं थे, पर यूकेडी के नेताओं का ये निर्णय था। अगर यूकेडी के नेताओं के बीच में या हमारे दल के बीच में या एसपी के जो गठबंधन, जो हमारा एसपी के जो दल के लोग थे, अगर वो, तो ये रिजल्ट अच्छा हो सकता था। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, और इस बात के लिए मैं भी कहता हूं कि अगर ये प्रयास होते तो शायद आज रिजल्ट अच्छा होता। पर उसके बावजूद भी बागेश्वर की जनता ने जिस तरीके से, अभी हमारे साथी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषण है उनकी बात पर जिस तरीके से खटास कर रहे थे, अरे 10,000 कुछ वोट का मार्जिन कम नहीं होता है मेरे भाई सचिन गुप्ता जी। 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां के जनता ने ये बताया है और कांग्रेस को दिया है। अगर आपसे मैं 2017 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 14,000 से हार हुई थी। अगर मैं आपसे 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 12,000 से हार हुई थी। और अगर आपसे मैं 2023 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि मैं आपके चैनल पर ही बैठ के कह रहा था, और ये जीत भी क्योंकि ये मेरे से बेहतर आप जानती है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र और धन बल का प्रयोग जो वहां पर हुआ। अच्छा मोहन काला जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि यूकेडी आप भी थे उस दिन जिस दिन यूकेडी ने कहा था अगर कोई मिसयूज नहीं हुआ तो हो सकता है कोई मैजिक हो जाए और यूकेडी जीत जाए क्षेत्रीय मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लेकिन आप तो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे। आप तो कह रहे थे नहीं बसंत आएगा ही आएगा। निश्चित तौर पर मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस पर विश्वास जताया, मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। पर सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से सरकार के पक्ष में रोल निभाया है, मैं इसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो तो बीजेपी ने भी कहा था, फिर वो क्या था? बीजेपी ने जो कहा था वो झूठ था। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो नौटंकी करने में माहिर है। अभी भी आपने इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आप ही के चैनल पे चल रहा था कि कांग्रेस ने धन और बल का प्रयोग किया। अरे सत्ता तुम्हारी, वहां की डीएम जो बयान दे रही है वो आपके दबाव में दे रही है। वहां पत्रकार साथियों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आपके दबाव में लगाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के दबाव में लगाया था भैया सचिन गुप्ता जी? ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। अरे मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप मुझसे सचिन भाई जब आप मुझसे पूछ रहे हो, सचिन भाई मैं आपसे सवाल कर रहे हो ना, आप मेरे से जवाब लोगे। अरे मेरे से जवाब लो ना, अगर आप मुझसे सवाल करो, नाम लेकर सवाल करो तो जवाब लो। आप अपनी बात रखिएगा। अगर आप मुझसे सवाल करो तो मुझसे जवाब लो ना। आप मुझसे आप जवाब लो। अरे क्यों नहीं बोलोगे? आप मुझसे जवाब लो ना। आप जवाब लो। मैं अपनी बात पूरी रख दूं, जवाब दीजिएगा। मैं जब अपनी बात पूरी कर दूंगा आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। जवाब लेंगे। आप जवाब दीजिएगा। पर आप जब मैं अपनी बात पूरी
शॉर्ट में बात पूरी करिए, ठीक है सतीश जी, जब आप अपनी बात पूरी मैं जब अपनी बात पूरी रखूंगा आप तब अपने अपने टर्न पर अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आप अपनी बात शॉर्ट में कंप्लीट करिए, आपने सवाल पूछा था यहाँ इसलिए। यहाँ यूकेडी के साथी बैठे हैं, यूकेडी के लोग जिस दिन वहां पर बागेश्वर में अपनी रैली निकालने का काम कर रहे थे, किस तरीके से सरकार के इशारे पर जो वहां के प्रशासन ने जो है लोकतंत्र को तार तार किया और यूकेडी के उस रैली पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम किया, रैली नहीं निकालने दी गई। वहां प्रचार प्रसार जिस तरीके से विपक्षी दलों का था, जिस तरीके से उस पर प्रहार किया जा रहा था, वहां जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए जा रहे थे हमारे कांग्रेस के, और एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी के जो इनके जिला अध्यक्ष हैं बागेश्वर के, उनकी गुंडई देखिए कि उन्होंने अपने बूथ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर फोड़ने का काम किया है। आज तो मैटर्स दूसरे हैं, आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो वोट मार्जिन बढ़ा है घटा है वो किस उसमें हो रहा है। सचिन गुप्ता जी, जो सवाल आपसे पूछा गया शॉर्ट में जवाब लीजिए, फिर मैं यूकेडी के पास जाऊंगा। देखिए, आप जो है माननीय धामी जी के ऊपर आपने बात करी और आप आंकड़े लेके बात करें तो निश्चित रूप से जो एक चुनाव हारे, लेकिन दूसरा चुनाव हुआ ऐतिहासिक मतों से, देश में ऐतिहासिक मतों से जीते हैं एक विधानसभा। दूसरा जनता ने हराने का काम किया, दूसरा हराने का काम किया, दूसरा आप बोल रहे हैं बड़े गिरे के साथ, आज बड़ी प्रसन्नता के साथ आज कांग्रेस को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद आज जो सरकारी मशीनरी को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे धिक्कार है कांग्रेस के ऊपर, जो आज जो है जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी को मत बढ़ के मिले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी को मत मिले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग बात कीजिए, आप लोगों की आवाज अगर कांग्रेस की ये बौखलाहट है, ये कांग्रेस आराम से आप लोगों की आवाज है, मैं आप दोनों को रोकूंगी इसलिए कह रही हूँ, आप दोनों की आवाज एक मिनट काला जी, आप लोगों की आवाज ओवरलैप होती है, सुन नहीं पाते हैं आपको कि आप लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए आपने सवाल पूछा था, आप जवाब सुन लीजिए ना। कांग्रेस के भुवन कापड़ी जी ने हराने का काम किया था, ठीक है, वो आप लोगों की प्लस पॉइंट थी, जनता ने जवाब दे दिया, बागेश्वर की जनता ने जवाब दे दिया, हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कम और ज्यादा किस वजह से हुआ। जी, मैं प्लीज शॉर्ट में रखिएगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। निश्चित रूप से जनता ने अपना जवाब दे दिया, जिस तरीके से ढकोसला, जिस तरीके से बेबुनियाद बातें, जिस तरीके से जनता को गुमराह करने की बातें, जिस तरीके से युवाओं को बलगाने की बातें, और जिस तरीके से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने है, जनता ने इसको दिखाया है। और आपने बोला ना कि वह 6% मतदान कम किया, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये चिंता करने की जरूरत आपको है। भारतीय जनता पार्टी का वोट 31%, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 31,000 वोट पिछली बार मिले और अब की बार 33,000 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी का वोटर घर से निकल के आया है। भारतीय जनता पार्टी बहस करानी है, अगर जिस तरीके से, अगर आपको बौखलाहट है, आप बौखलाहट है तो जाके बौखलाहट है तो जाके बागेश्वर में उतारिए। अगर आपने हार की बौखलाहट है कांग्रेस की, अगर आपको राहुल गांधी की बौखलाहट है तो जाके कांग्रेस भवन में उतारिए। अगर राहुल गांधी निकलना है, अगर सोनिया गांधी को लोग नहीं बचा रहे हैं, अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष को लोग नहीं बचा रहे हैं, अगर कांग्रेस को उत्तराखंड से लोग जो है कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं तो बाहर निकालिए। अरे बागेश्वर की ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। नहीं, अब आपका समय हो गया और गेस्ट भी हैं यहाँ पे मेरे साथ। वर्तमान सरकार जो है ना, आप लोगों ने अपना सवाल ले लिया, आपने सवाल वर्तमान सरकार जो है अपने प्रत्याशी के जीत का इतना बड़ा, सर आप दोनों नहीं है, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है सर। चुनाव में बेशक बीजेपी कांग्रेस हुआ हो, मेरी डिबेट में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है। ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए। अनिल थपलियाल जी, ठीक है, आप लोगों का समय हो गया। काला जी अनिल थपलियाल जी, ठीक है, हो गया, आप लोगों का समय हो गया, आप लोगों का समय हो गया। काला जी हो गया, आप लोगों ने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। सर रुक जाइए, राहुल गांधी को ऑडियो डाउन कीजिए।
ऑडियो डाउन एक्चुअली जो वर्तमान सरकार के प्रत्याशी अनिल थपलियाल जी, उनका मेन यहाँ पर जिस आप लोगों की ऑडियो डाउन है, नहीं जा उनका रही मेन है। कारण ठीक है। 3 है। ठीक 3 है, कारण है आप उनके। लोगों ने अनिल थपलियाल जी, जीत का मार्जिन उनके अनिल 3 कारण थपलियाल जी, है। जब आप ये कहते हैं यूकेडी ने वहां पर पूरा, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का हो गया हो, प्लीज आप लोग ये मत, आप लोग मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन कराने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपके बीच में कॉन्वर्सेशन कराने के लिए नहीं बैठी हूँ। कांग्रेस हार गई है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं बोलूं, अगर आप लोगों का हो गया तो मैं बोलती हूँ। काला जी 1 मिनट, मैं यहाँ पे डिबेट करने बैठी हूँ, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेटर के तौर पर नहीं बैठी हूँ। आप लोगों ने एक दूसरे से सवाल किया, आप लोगों ने एक दूसरे के जवाब दिए, और भी गेस्ट है सर, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए उस बात की। बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी यूकेडी बैठी हुई है, ठीक है। अनिल थपलियाल जी, बस अब बहुत हो गया। अनिल थपलियाल जी, आप लोगों ने सुना ये यूकेडी तो अलग हो जाती है हमेशा, बीजेपी कांग्रेस चाहे चुनाव हो चाहे डिबेट्स हो, हर जगह इसी तरीके का माहौल रहता है। यूकेडी की अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर बोला था, अगर आपने कहा, क्योंकि आप लोगों ने कहा अगर हम जनता के बीच में जाते हैं मुद्दे लेकर और जनता हमारे मुद्दे समझ जाती है तो ठीक है, हम जीत जाएंगे, वरना अगर मशीनरी का दुरुपयोग हुआ तो हम हार भी सकते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था? आप लोग पहले दिन से क्या श्योर नहीं थे अपने मुद्दों को लेकर? निश्चित है प्रियदर्शनी जी, निश्चित है। ये मैं बताता हूं, जो ये जीत का इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, इनके पास 3 कार्ड बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो सिंपैथी का इनके पास बहुत बड़ा कार्ड था। दूसरा, इनके पास ये दूसरे को कहते हैं कि चुनौती, हम उसको कहते हैं जिस चुनौती को हमने झेला इन दोनों के बीच में, इन्होंने कहा था कि परिवारवाद, विपक्ष दल पे कांग्रेस पे इन्होंने हमेशा धावा बोला है, या अन्य दलों पे बोला कि परिवारवाद। यदि इनको इतना ही प्रचंड बहुमत का वो था, और इनको ये था कि स्थानीय जनता के लिए अपने इतना समर्पित रहे, इनके स्वर्गीय चंदन दास जी आज हमारे बीच नहीं है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ मैं बोलता हूं, हमारी भी सिंपैथी उनके साथ, और हमने बधाइयां भी दी हैं उनको सम्मुख जाकर के। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इनसे कि ये एक तो इनका सिंपैथी कार्ड, प्रियदर्शन जी आप ध्यान से सुनिए, सिंपैथी कार्ड, दूसरा इनका चला पर ये जो बीजेपी के परिवारवाद बोलते हैं, इन्होंने अगर इनमें इतना दम था, इतना दम कम था, तो इन्होंने किसी दूसरे प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारा मैदान में? क्यों नहीं उतारा? तीसरा, इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। यूकेडी बोलती है, यूकेडी जन्म से लेकर आज तक राज्य के स्थानीय मुद्दों पे लड़ी है। रहा परसेंटेज की गिनती करते हैं तो इनको 2024 का ये जो हमको भी पढ़े हैं ना यूकेडी को, इससे संकेत मिल गया है। इनको बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा 2024 में, और 2027 तो भूल जाइए। हमारा कमजोर पड़ना हम समझते हैं वहां पे कि हमारे कुछ संसाधन नहीं थे, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि भाई हमें प्रचार प्रसार पे व्यक्तिगत रूप से भी हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग वहां भी रोका गया, हमें मंच पे बोलने से रोका गया, हमारे पत्रकारों ने कवरेज करने की कोशिश की, उनको धमकियां दी गई। अच्छा अनिल इस जी, प्रकार आपसे मेरा एक सवाल के है, अगर यंत्र तंत्र यूज ठीक है, करके आपने जो यूकेडी मैंने डरती नहीं सवाल है, जो मैं मोहन- आज आपके चैनल ठीक से है, कह रहा हूं, मोहन काला यूकेडी जी से जो किसी मैंने से डरती सवाल नहीं किया है। था, अनिल जी जो मैंने मोहन काला जी से सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे करूंगी कि अगर ये उपचुनाव था तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुद्दे कांग्रेस और आपके सिमिलर थे, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, तो आप लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते तो शायद सभी फायदे में रहते? नहीं देखिए, मैंने आपसे मैं आज भी स्पष्ट कर देता हूं, और आने वाला भविष्य भी आपको, जैसा हमारा अधिवेशन है 17 सितंबर को गैरसैंण में, और हमारी सारे कार्यकारिणी की सारे अध्यक्ष वगैरह सारे जितने भी सारे हो, हम जा रहे हैं और अब नए तरीके से यूकेडी का पुनर्जन्म दे रहे हैं उसको, और उसको ताकत फूंक रहे हैं कि हम इनके बीच में किस तरह पुराने दल की तरह, जो श्रेष्ठ दल था उस दल की तरह, और उन मुद्दों के साथ जाएं। ये तत्काल प्रभाव से रहा। मैं ये बात करूं, इन्होंने जो हम पे बोला है, अभी वर्तमान सरकार के प्रत्याशी कह रहे थे कि नाटो के ये भूल जाएं 2024 को, ये बिल्कुल भूल जाएं। एक नाटो का वोट 11,000 के बराबर तमाचा मारा आप पे, आप ये समझ 5,000 के बराबर तमाचा मारा, आप कैलकुलेट करें तो। और राजेंद्र बिष्ट जी बैठे हैं, नाटो वोट कौन थे वो हमारे,
ये मच्छी खाने वाले, ये दारू पीने वाले, ये जो पैसे लेकर के देने वाले वो नहीं थे। ये वो मैं पुनः बोल रहा हूं, वो लोग थे जिनको ये एहसास हुआ कि हमें यूकेडी को आगे बढ़ाना है और यूकेडी हमारा एक विकल्प है, मात्र विकल्प है और मात्र विकल्प रहेगा आने वाले चुनाव में। ये इनके गलत फहमी है। ये जो जीत का जश्न इतने तो जोर सर, से मना आप रहे लोग हैं, mainstream में तो कब मुझे आएंगे? लगता अगर है आप अपने आप कि को ये विकल्प इनको के तौर अहंकार पे हो ही गया लेके कि शायद रहेंगे। इस उपचुनाव अनिल से थपलियाल जी, हम लोकसभा मेरा चुनाव सवाल ये और है- प्लस आगामी जो निकाय चुनाव रहेंगे उनमें भी हमारा वर्चस्व है। भूल जाएं आप, ठीक है, इसमें लेकिन सारा थपलियाल सिंपैथी जी, कार्ड था। आप लोग कब सारा तक सिंपैथी कार्ड था। आप लोगों को कब तक आप अपने आप को ऑल्टरनेटिव मानते रहेंगे, एक विकल्प के तौर पर देखते रहेंगे? मेन स्ट्रीम, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल हैं, आपके पास क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या आप इनको टक्कर नहीं दे सकते? शायद आप जितनी टक्कर दे सकते हैं उतने ये एक दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन आप फिर भी अपने आप को हर बार विकल्प तौर पे देख रहे हैं। जब आप ही खुद को विकल्प के तौर पर देखेंगे तो जनता आपकी बात कैसे समझेगी सर? नहीं, देखिए कुछ चीजें होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ चीजें थी जिन चीजों में हम लोग वीकनेस रहे, है ना। अब हो सकता है उन लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने सरकारी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया है, उस तो वो यूकेडी के पास उतने संसाधन थे नहीं और जनता ने हम पे विश्वास किया है। ये हम जानते हैं हम किस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया है। हमें अपने पे भी विश्वास है और अपनी जनता पे भी विश्वास है। ठीक है, राजेंद्र बिजी, आने वाले आगामी चुनाव में जो निकाय चुनाव रहेंगे और जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, वो मैं पुनः तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, उससे भाजपा सरकार को पूर्ण रूप से पता लगे इनका जो अहंकार है ना, और जो ये इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं उपचुनाव में कि शायद उपचुनाव हमने इनको ये पता नहीं है कि सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे, हर दल छोटा हो बड़ा हो, हमारी कमियां कहां थी हमने आपको बताया, सार्वजनिक की। ठीक है, और कांग्रेस की कहां रही, उसकी कहां रही, उन्होंने अपनी बताई। लेकिन मैं धन्यवाद, अभी भी मैं तो कहता हूं जीती कांग्रेस है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, इतना राजेंद्र बड़ा बिजी, प्रचंड मत लेकर के इनके करीब पहुंची है। ठीक है सर। राजेंद्र बिज जी, जब हम कहते हैं, चाहे हमने भारतीय जनता पार्टी को सुना हो, कांग्रेस को सुना हो, सभी कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, बीजेपी का कहना है इससे कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस आया है पहले 2022 के चुनाव से देखें, चाहे रंजीत दास का अगर बीजेपी में शामिल होने की बात की जाए या फिर बसंत कुमार का आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना बताया जाए, ये जो पूरा गेम हुआ है चुनाव से पहले, क्या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और इससे कांग्रेस थोड़ी इंप्रूव हुई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई मतलब चुनाव होते हैं स्टेट में, तो वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है और ज़रूर इसमें जो है सिंपैथी वोटिंग जरूर थी, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुद्दे जरूर थे उसमें। पहला मुद्दा उसमें ये था कि क्या पार्वती दास जी जो चंदन रामदास की लेगेसी है उसको आगे ले जाएंगी या नहीं ले जाएंगी। और आज जो है क्या कहते हैं, किसी तरह से बागेश्वर की जनता ने उनको एक चीज़ बता दी है कि वो लीगेसी को आगे बरकरार रखेंगी। अब आगे क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो वोट उस तरह से पड़े। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो कांग्रेस की वोट परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं तो नेचुरली जो वसंत कुमार जी जो हैं वो उनके अपने वोट तो हैं ही, क्योंकि वो काफ़ी बार जो है 3-4 बार लड़ चुके हैं, भले वो और बार हार चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनकी पैठ तो है ही। और उसका ये फायदा ये हुआ कांग्रेस को कि कांग्रेस को अपने वोट जो उनके वोट थे 10-12 हज़ार वोट प्लस जो है इनके जो वोट थे इनको मिलकर, और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे वो सब मिलके इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करा है। ये चीजें इसको दिखाती हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए कि सब चीजों में, जब भी हमने पिछली बार हम लोग आपके साथ डिबेट में आए थे तो हमें क्लियर कट लग रहा था कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है, देखिए आप ये देखिए कि टोटल जो वोट परसेंटेज है वो गिरा है, तो जब भी वोट परसेंट गिरता है तो उस टाइम पे ये पता लग जाता है कि भाई आपको जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसको दिखाता है। जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कट है, स्टैटिकल वो है और इस सेफोलॉजी है इसमें इससे पता लग जाता है। तो हमें जहां पे भी 6% वोट परसेंट कम हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता जो है बीजेपी को वोट कम देना चाह रही थी। भले उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा उनका? वोट परसेंटेज उनका इसलिए बढ़ा क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टी ऐसी थी जो आमने सामने थी, तो विकल्प जो है तीसरी पार्टी कोई विकल्प नहीं थी। जो नोटा मैं वो आपसे बात कर रहा हूं, नोटा में जो 1200 से वोट पड़े हैं उसका भी एक टाइप से माइंडसेट ये था कि दोनों पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। इवन वो तीसरी चौथी पार्टी को भी वोट
नहीं देना चाहते थे। उन्हें पता है कि हम अगर इसको वोट देंगे तो हमारे वोट बेकार जाएंगे। तो ये इस तरह का अगर आप सेटअप देखें, जो जब आदमी कोई भी पर्सन जो है वोट देने जाता है, देखिए जो पार्टी के वोटर्स हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। फिर कैंडिडेट की बात आती है, कैंडिडेट को कौन वोट देता है, उसके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, वो वोटिंग उसमें होती है। और बाद में कुछ फ्लोटर जो वोट होते हैं वो आपको जो जीतने के उस पर ले जाते हैं। पर जिस तरह से वोटिंग हुई है, परसेंटेज गिरा है, नोटा बढ़ा है और परसेंटेज का मार्जिन कम हुआ है, तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि वहां पे जो वोटर था वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था। वो मतलब ये कि वो, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो इस तरह से खुश नहीं था कि वो मतलब वो विलिंग नहीं था कि हम वोट परसेंटेज बढ़ाएं, हम ज्यादा वोट दें। तो अगर वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ता तो कम से कम 8-10% वोट बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उन्होंने किस तरफ दिया। देखो जीत तो नेचुरली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो संगठन है, वो उस तरह की बात करता है। एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि जो 2-3 दिन पहले जो प्रकरण हुआ, ऑब्जर्व वाला प्रकरण, उसको भी हमने ध्यान में लेना चाहिए कि वो क्यों हो रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट आया, वो भी चीज है। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि 2-3 दिन पहले के बाद धामी जी ने वहां पे 2 दिन, एक दिन बहुत जबरदस्त कैंपिंग करी और उन्होंने वहां पे प्रभाव कराया कि किस तरह से बात हुई है। मतलब बीजेपी को जो लास्ट डेज थे 3-4 दिन, बीजेपी ने बहुत कंसंट्रेटेड वर्क करा है। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं ना, वो संगठन से लेकर मंत्री से लेकर आप धामी जी खुद वहां बैठे रहे। तो ये सारी चीज आपको जो दर्शाती है, इसी वजह से बीजेपी ने बहुत मतलब एक अलग तरह का जो है वो दिया। मैं अब एक बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे अभी ये बात कह रहे हैं कि जो नया गठबंधन बना है, आप एक सीट की बात, घोसी सीट की बात करें यूपी, बिल्कुल, तो घोसी सीट में कैसे हुआ? बिकॉज वहां पे आप समझ लो बीजेपी, जबकि योगी सरकार बहुत इम्पैक्टफुल है, वहां के लोग हैं, लेकिन वहां पे चुनाव कैसे बदल गए, रिजल्ट कैसे बदल गया, तो आप उस बात को भी समझिए। तो एनी हाउ, मैं ये तो मेरा आंकलन है अपना, हो सकता है कि कोई लोग इसमें उसको मतलब उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, मैं उसकी बात को नहीं कहता हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 2024 के जो चुनाव हैं, 2024 के जो चुनाव हैं, क्योंकि वो सेंट्रल चुनाव होते हैं और लोकल चुनाव से उसका इम्पैक्ट उसमें नहीं आता, लेकिन बीजेपी को भी, क्योंकि वो 2 बार से जो है वहां पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और उनके इतने ज्यादा जो है एमपीज हैं। लेकिन सर इससे पार्टी का मोरल जरूर बूस्ट हो जाता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2024 के लिए शायद कार्यकर्ताओं का मोरल और बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। जब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो है जीत, इतनी क्लोज मार्जिन से हम हार रहे हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो उसमें करेंगे और उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अब क्या होगा ये तो आने वाले जो 6-7 महीने जो है वो उसको दिखाएंगे। बट ये क्लियर कट आपको एक दिखाता है कि बीजेपी कहीं ओवर, जिसे कहते हैं ओवर एंथुसियाज्म ना हो कि हम लोग जो है मतलब किसी तरीके से लोग हमें ही देंगे वोट, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने इसमें जो डाटा है, डाटा को अभी तो पता क्या है, अगर आप दिव्यदर्शन जी अगर आप देखें बागेश्वर में जितने भी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स वाइज अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें, वो भी बड़े डिफरेंट हैं 2022 से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारी जगह देखिए, मैंने कहीं देखे हैं अभी, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज मैंने देखी है उसमें बड़ा शिफ्ट हुआ है। कहीं जो है शिफ्ट जो है आप ये समझ लो कि जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है किसी उसमें, और वो उसका जो है कि क्या कहते हैं इम्पैक्टफुल है। ऐसा नहीं है कि अगर 1-2%, 3% बढ़ा है, वो 12-13% जो है वोट बढ़ा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है उधर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर था उसमें। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि बीजेपी तो अपने आप में बहुत बड़े संगठन पार्टी है और बहुत एनालाइज करती है और एक एक चीज एनालाइज करती है, और आने वाले टाइम पे बीजेपी इसको एक आगे लेके चलेगी। ठीक है, मैं इससे पहले कि फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं, सचिन जी जिस तरीके से शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी, आप लोगों ने बेशक ये कहा हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का भी जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है वो बड़ा है और जो आपने छलांग मारी है वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखें पूरी परिस्थितियों को, कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगाती थी हारेगी तो ईवीएम का रोना, ये आप लोग भी बोलते थे, लेकिन इस बार तो वो खुद कह रहे हैं आपने कोई भी परिस्थितियां खड़ी की हो उसके बाद जाके मार्जिन इतना कम हुआ है 2000 में, जो पहले 12,000 हुआ करता था। तो कहीं आपको लगता नहीं है कि आप लोगों को और ज्यादा जो है पंप अप करने की जरूरत है? देखिए
भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होते हैं या जहाँ भारतीय जनता पार्टी होती है, केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी शासित है, तो जब भी चुनाव होते हैं तो जो है निष्पक्ष चुनाव कराने जो है सरकार की प्राथमिकता होती है, सरकार कराती भी है। वो बात अलग है कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को बदनाम करने लग जाती है, और अब की बार तो एक और कदम आगे बढ़ गया कि अब के बाद निष्पक्ष चुनाव हुआ, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आया, उसके बाद भी जो है सरकारी मशीनरी पे दोषी है। तो हाँ, अगर ये जीत जाते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। बहरहाल ये तो लेकिन देश की आज तो जनता अच्छी शुक्रिया तरह से करा जानती उन्होंने, है। आरोप नहीं नहीं, लगाया, उन्होंने उन्होंने तो शुक्रिया शुक्रिया नहीं किया, किया उन्होंने है। वो तंज भी कस रहे हैं साथ में जो है प्रशासन के लिए। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो है कम से कम भैया आज जो है निष्पक्ष चुनाव हुआ है और आपका वोटिंग परसेंटेज भी बना है, आप खुद खुशी मना रहे हैं, तो कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी ने तो आपका वोट नहीं बढ़ाया होगा। तो कहीं ना कहीं जब निष्पक्ष चुनाव हुए, जनता निकल के आई वहां पे, आप कह रहे जनता को हमने रोका, हमने आपको रोका, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग ये सब काम करते, अगर सत्ता का दुरुपयोग करते, तो आपका वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता। तो आप कम से कम एक मत तो रही है कि या तो सरकार ने निष्पक्ष चुनाव कराया, और अगर सरकार ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया तो आपकी वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ी। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा काम आपने देश के लिए नहीं किया या इस प्रदेश के लिए कि जो है जनता बड़ी आतुर थी, और जो रोकने के बाद भी जो है चार वो कहते हैं उसको तालों में बंद करने के बाद भी जो है जनता निकल के आपको वोट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, निष्पक्ष चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव का जो है परिणाम आया है। और वो मैं तो कांग्रेस को भी ये कहूंगा कि ठीक है, आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आप जीत नहीं पाए हैं, 2014 से लगातार आप हार रहे हैं, ये आपकी हताशा हो सकती है, निराशा हो सकती है, लेकिन कम से कम जो जनता ने जनादेश दिया उसको सर माथे पे रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज जीती है, वो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जीती हो, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के दम पर जीती हो, तो इसका जो है आपको जो है धन्यवाद करना चाहिए वहां की बागेश्वर की जनता का, ना कि जो है इस पे भी जो है आपको आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। और जहां तक बात बार बार नोटा की भी आ रही है, तो नोटा केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बढ़ा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक उसके अंदर प्रत्याशी थे, लेकिन और अन्य 4 प्रत्याशी और जो है उसमें चुनाव मैदान में थे, तो सबके खिलाफ वो नोटा होता है। और नोटा का बटन भी इसलिए दिया गया है। नोटा का बटन अगर होता ही केवल इसलिए कि भाई ये जो है कोई व्यक्ति लेकिन ये विशेष सोचने वाली तो बात है, अगर उसका भी नंबर बढ़ता है, उसका भी आंकड़ा बढ़ता है, तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आप लोगों में से किसी को नहीं चुनना चाहते, वो वोट ही नहीं डालना चाहते हैं आपके फेवर में। निश्चित रूप से जो है इस पे भी आत्ममंथन की आवश्यकता है कि नोटा बटन क्यों दब रहा है, इस पे भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और भविष्य में जो है इस पे भी जो है चिंतन किया जाएगा कि नोटा का उपयोग जनता कम से कम करे, और कम से कम जो है प्रत्याशी, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी का चयन तो जरूर करे, लोकतंत्र में आवश्यक भी है। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और मोहन काला जी आपसे शुरुआत करूंगी। अब चुनाव जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, आगे की क्या रणनीति, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मेरे जो सवाल थे वो शायद उनको तंज इसलिए लग रहे थे मेरे भाई को, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी ने बड़ा अच्छा एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह जो है ऑब्जर्वर पर उठाया था भाई मेरे सचिन गुप्ता जी को शायद पता हो। भाई इसलिए सवाल खड़े होंगे। ठीक है, जब सरकार की पार्टी के, जिनकी सरकार और उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की और इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है निर्वाचन के पास जाता हो, तो सवाल तो खड़े होंगे। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, हम इसलिए बार बार सवाल कह रहे हैं। रही बात जनता जनार्दन की, तो 2024 की जो जमीन जनता ने यहाँ तैयार की है, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2024 और 2027 कांग्रेस की जमीन बागेश्वर से लेकर इस पूरे प्रदेश में तय हो गई है। ये बागेश्वर की जनता ने आज तय कर दिया है। मैं बागेश्वर के साथ साथ, हमारे साथी कह रहे थे कि केंद्र की योजनाओं पर मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ही आ रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े कसीदे कर रहे थे। 7 चुनाव थे, उपचुनाव, 7 में से 4 में हार होती है, और घोसी जैसी जहां एक बड़े अंतराल के साथ हार होती है। ये भी मुबारकबाद मैं चाहता हूं मेरे साथी जो है देश के प्रधानमंत्री जी को दें कि भाई उनके नेतृत्व में जो है 42,000 ज्यादा वोटों से जो है निष्पक्ष चुनाव हुआ। निष्पक्ष तो महेंद्र भट्ट जी बताएंगे, वो तो महेंद्र भट्ट जी बताएंगे, हम तो बता ही रहे हैं। वो तो महेंद्र भट्ट जी ने मोहर लगाई है, महेंद्र भट्ट जी ने मोहर लगाई है निष्पक्ष चुनाव पर। आप लोगों का समय इसलिए सवाल खड़े करेंगे। डिस्कशन का समय समाप्त हुआ, अब फाइनल कमेंट की बारी। अनिल थपलियाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, आपको अब आपकी क्या रणनीति होगी इसके बाद? देखिए, मैं तो पुनः अंतिम में यही कहूँगा कि इतना जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 का संकेत इनको मिल चुका है। और आगे ये भूल जाएं कि शायद मेरे ख्याल से कुछ बिष्ट जी की बात सभी में कुछ बातों से समर्थन था, कुछ से नहीं हूँ। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मेरे भी 28 साल मीडिया कैरियर रहा है। मुझे मालूम है कि
आने वाला जो भविष्य है इनका बहुत विषम है। जिस प्रकार से इन्होंने बागेश्वर का उपचुनाव जीता है और इतना बड़ा जश्न ये मना रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा मतलब वो कर दिया, लेकिन ये उसके नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं इनसे खफा है, ठीक है ना। और तीसरी बात कि ये तय है कि अब भूल जाइए निकाय से लेके लोकसभा से लेकर 2027 तक, और यूकेडी एकमात्र विकल्प होगा। वो 17 सितंबर के बाद जब हमारा अधिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद इनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ हैं, क्या है, जिस प्रकार की हमारी भूमिकाएं हैं, जिस प्रकार हमने अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। राजेंद्र विशेष शॉर्ट में फाइनल चीजों पे कमेंट लगे हुए हैं। सर, समय की कमी है इसलिए मैं मैं राजेंद्र सिर्फ विशेष 3 लाइनों में ये बात कहता हूँ। पहली बात, आज जो है जो उपचुनाव का रिजल्ट आया वो धामी सरकार को और धामी जी को पर्सनली एक स्टेप आगे ले गया है बीजेपी के संगठन में और एज अ चीफ मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के संगठन जो बहुत मजबूत है और बात अच्छा काम किया है, उन्होंने जो है बागेश्वर की सीट को जो है पार लगाया है, तो ये बीजेपी की संगठन की बात है। रही बात 2024 की, 2024 जो है अपने आप में एक बहुत, अगर जब तक बीजेपी टोटल एनालिसिस करके और कुछ चेंज नहीं करती है तो थोड़ा टफ होगा बीजेपी को 2024 में, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे आने वाली हैं कि जिसमें जो है ना कहीं बिकॉज आप जो वोटिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें जो है डिफिकल्ट हैं बीजेपी के लिए। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, शॉर्ट में आप क्या कहेंगे जनता को जिन्होंने आज आपको एक बार फिर बागेश्वर का ताज पहनाया है? देखिए, जनता जनार्दन होती है और जनता जब वोट करने के लिए जाती है तो हर पहलू को और हर पार्टी के जो उनका इतिहास है उसको जो है अपने सोच में रखकर जो है मतदान करने के लिए जाती है। मैं आभारी हूँ हमारे बागेश्वर की जनता का कि उन्होंने जो है सही पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सही प्रत्याशी पार्वती देवी जी को जो है चुनने का काम करके ये जताया है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रदेश की जनता का जो है बड़ा है और धामी जी का जो विकास का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है, जो एक लक्ष्य रखा है आगे उत्तराखंड के लिए, वो उसको सराहा है उन्होंने। और जिताने के बाद उन्होंने ये अपना मत देकर ये बता दिया है कि आगामी 2024 भी जो है नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए जो है मैं पुनः जो है बागेश्वर की जनता का, उत्तराखंड की जनता का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से एक एक कार्यकर्ता जो है आपकी सेवा में तत्पर हाजिर था, है और रहेगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से बागेश्वर की जनता ने इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। हालांकि जो जीत और हार का इस बार डिफरेंस था वो काफी कम था 2022 के चुनाव से, लेकिन यहां पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपने आप को तैयार करते हैं और जो कमियां इस उपचुनाव में रह गई थी उसे पूरा किया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखा।